Dear as parents, welcome you to all in my channel डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सीरीज में आज का टॉपिक्स कुछ खास होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं क्रिप्स मिशन। और हम जान पाएंगे कि इन तीन घटनाओं का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व है। आइए हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव को। सबसे पहले यहाँ से जो प्री बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम रेखांकित किए हैं, और आप भी ध्यान देंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और कंसेप्ट के साथ सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देखते हैं, सबसे पहले हम अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। बेसिकली अगस्त प्रस्ताव क्या था, हम जाने कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, कब 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया था। और यह अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को लाया गया, उस समय यहाँ का तत्कालीन जो वायसराय था उसका नाम था लिनलिथगो। ये इम्पोर्टेंट है दोनों पॉइंट, अगस्त प्रस्ताव का डेट 8 अगस्त 1940 और तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो, ये दोनों तथ्य बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे आए तो अगस्त प्रस्ताव लाने की मंशा क्या था अंग्रेज़ों की, अंग्रेज किन परिस्थिति में इसको लाया, इस बात को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज कर दिया था। यूरोप में जो तुष्टीकरण का नीति चल रहा था, अब वह समय आ चुका था कि यूरोप के सारे देश अपने अपने स्टैंड को क्लियर करें। अब स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन को जर्मनी के विपक्ष में खड़ा होना था, और इस परिस्थिति में अंग्रेज को भारतीयों से सहायता चाहिए था। और जिस प्रकार से भारतीयों पर अत्याचार से शासन अंग्रेज कर रहे थे, इससे तो यह निश्चित ही था कि कोई भी भारतीय और कोई भी भारतीय पार्टी शायद ही अंग्रेज़ों को सहायता करता। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाया, अंग्रेज़ों ने एक योजना बनाया कि कुछ खास लोभ दे करके भारतीयों से सब क्या लिया जाए, सहायता लिया जाए। तो उन्होंने जिस योजना से भारतीयों की सहायता लेने की कोशिश किया गया विषम परिस्थिति में, वही अगस्त ऑफर कहलाया। और यह अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया। तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर लाने के जो उन्होंने कवायद किया, उसके जड़ में द्वितीय विश्व युद्ध ही था। फिर भी हम लोग कुछ कारण को हाईलाइट करके देखते हैं, तो क्या है कारण उसका, उस कारण को आप समझिए। तो क्या कहता है, अंग्रेजी युद्ध में सहायता चाहता था, भारतीयों ने सहायता के बदले शर्त रखा। ये तो स्वाभाविक ही है, हर व्यक्ति और हर संस्था और हर देश, हर मुल्क अपनी हित को चाहता है। जब अंग्रेज़ों को अब ज़रूरत पड़ा है भारतीयों का, तब वो भारतीयों से काम लेने के लिए उन्होंने ऑफर हमको दिया है, तो मैं भी तो कुछ शर्त रख दूंगा। तो भारतीयों ने भी कहा कि हम सहायता यदि आपको देंगे तो मेरे कुछ आपके ऊपर शर्त होंगे। वो शर्त क्या होंगे, देखिए, युद्ध के बाद हमको आप पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करिएगा। पहले जैसा डोमिनियन स्टेट का बात नहीं होगा, औपनिवेशिक स्वतंत्रता की बात नहीं होगा, इस बार होगा टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की बात होगी। ये अगर बात मानेंगे तब आपको हम सहायता करेंगे। ये परिस्थितियाँ था, अंग्रेज को ज़रूरत था, और हम अब उस स्थिति में थे कि अंग्रेज के साथ हम मोल भाव कर सकते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी था, जिस समय भारतीय विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा और अंग्रेज़ों को एक ज़रूरत थी, और राष्ट्रीय विचारधारा और स्वतंत्रता से ओतप्रोत था। इसीलिए ये आया कि युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। उसके बाद क्या कहा इन्होंने कि युद्ध के बाद अंतरिम सरकार बने, इसके आगे सरकार नहीं बनेगा, अंतरिम सरकार बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग और भी कुछ जानेंगे। तब इसमें जो है अगस्त ऑफर में देखिए, हमने उनको बात कह दी कि आपको अगर हम सहायता देंगे तो कुछ हमारे लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, हमने बता दिया कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए,
और क्या चाहिए, अंतरिम सरकार का गठन चाहिए। मुख्य बात यही था। अंग्रेज क्या देना चाहते थे, उन्होंने क्या प्रावधान किया, उन्होंने कहा कि डोमिनियन राज्य दिया जाएगा। आप देख लीजिए, हमको डोमिनियन राज्य नहीं चाहिए था, हमें पूर्ण स्वतंत्रता की हमने मांग किया, अंग्रेज कह रहा है कि आपको डोमिनियन राज्य दिया जाएगा। उसके बाद क्या करा, अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बगैर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात था कि अल्पसंख्यकों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यकों के नाम पर बहुसंख्यकों के साथ अन्याय करना कतई वाजिब नहीं था। जनसंख्या के आधार पर यदि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो ये और भी बेहतर होता। चूँकि अंग्रेज क्या है ना, एक ही स्टोन से दो निशाना साध रहे थे। एक तो वो द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट चाह रहे थे, और दूसरी बात कि भारत में वो जो है बांटो और राज करो की नीति को आलम्बन लगातार करते जा रहा था। इस पॉइंट से कुछ यही बात निकल कर सामने में आता है जब अल्पसंख्यकों के लिए कहता है कि अल्पसंख्यकों के बगैर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्पसंख्यक अगर जो चाह लेगा किसी भी चीज़ पे टाइप और वीटो का इस्तेमाल हो जाएगा, तो भारत का विकास, सांस्कृतिक समन्वय ये हो ही नहीं सकता है। ऐसे में तो ये पॉइंट भी ज़्यादा श्रेयकर साबित नहीं हुआ और ये ज़्यादा एमिकेबल रास्ता नहीं था। अब देखिए, युद्ध सलाहकार समिति का निर्माण होगा। युद्ध सलाहकार आने के जो भी कोई काम होगा युद्ध से रिलेटेड, तो उसके लिए एक सलाहकार समिति होगा। ये थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती हुआ है, आप लोग सुधार लेंगे। सलाहकार होगा, क्या होगा, सलाहकार समिति का निर्माण होगा। युद्ध समाप्ति के बाद संवैधानिक विकास पर विचार होगा। हमने सीधा मांग किया था कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होगी, टोटल इंडिपेंडेंस। हमने सीधा मांग किया था कि अंतरिम सरकार का गठन होगा, और अंग्रेज हमको क्या दे रहे हैं, इन सब बातों को हमको फंसा रहे हैं। तो क्या हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात को मान जाते या स्वीकार कर लेते? आप खुद ही सोच सकते हैं, ये स्वीकार करने वाला प्रावधान नहीं था। तो आगे हम स्लाइड में देखेंगे हमने इसके लिए क्या किया। अब हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये जो अगस्त ऑफर आया 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लिनलिथगो द्वारा हमने रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि हमने मांगा पूर्ण स्वराज, आप हमको दे रहे हैं डोमिनियन स्टेट। उसमें कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को क्या चाहिए, अल्पसंख्यकों के पास वीटो होगा, तो बहुसंख्यक क्या करेंगे। बहुत सारी बातें इसमें ऐसे थे जिसमें बहुत सारी दुविधा था, क्लियर कुछ भी नहीं था। अंग्रेज सिर्फ अपनी उल्लू सीधा करने के लिए इन सारे प्रावधानों को रखा था, ये बात हम सभी समझ पाए थे, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया। कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, अतः इसे ऑफर को स्वीकार कर दिया। स्वाभाविक है, मैंने इसी बात पर अभी डिस्कस किया कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कर रहे थे और हमें आप डोमिनियन स्टेट दे रहे हैं, हम इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुस्लिम लीग अल्पसंख्यकों को दिए गए वोट, यानी ये जो वीटो है, हम बोले ना, ये वोट को आप वीटो समझिए। क्या है वीटो शक्ति? क्या है वीटो शक्ति का स्वागत किया, अपितु पाकिस्तान का जिक्र नहीं होने के कारण प्रस्ताव का विरोध किया। देखिए, मुस्लिम भाई लोग इस बात में बहुत खुश हुए कि चलिए भारत में कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उसमें अल्पसंख्यकों के लिए वीटो है कि जब तक वो सहमति नहीं प्रदान करेगा तो वो निर्णय स्वीकार्य नहीं होगा, इसके लिए वो खुश हुए। लेकिन बात दरअसल ऐसा है कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के बड़े जो नेता थे, उन्होंने इस बात की जो धूम मचाया था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान होना चाहिए, इस पाकिस्तान नाम की चीज़ अगस्त ऑफर में क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने तो रिजेक्ट किया ही किया, मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। इस प्रकार से अंग्रेज़ों का दिया गया ऑफर, जो कि अगस्त ऑफर के नाम से प्रसिद्ध था, इसको हमने स्वीकार नहीं किया। और हमने क्या कहा उसके बारे में ज़रा देखिए। हमने कहा, यानी जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को क्या कहा, डेड एज ए डोरनेल। अगर ऐसा कथन कभी पूछ दे कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा है डेड एज ए डोरनेल अगस्त ऑफर को, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा है। ठीक है, और इसका अगर प्रभाव देखें कि अगस्त ऑफर का प्रभाव क्या हुआ, तो इसका प्रभाव ये हुआ कि चूंकि कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया, बात कांग्रेस और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ नहीं,
तब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को चला दिया। तो इसका महत्वपूर्ण प्रभाव आप देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में सामने उभर कर आया। अभी इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम आगे देखेंगे इस सीरीज में, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आई होप कि अगस्त ऑफर आपने अच्छा से समझा होगा। अब हम अगस्त ऑफर के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह पर चलते हैं। आइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह अभी जैसे अगस्त ऑफर के बारे में हम चर्चा किए, अगस्त ऑफर में जिस प्रकार से कांग्रेस नाखुश हो गए थे, गांधी जी भी बहुत दुखी हुए अंग्रेज़ों की विचारधारा से, और अंग्रेज में अब उसका विश्वास नहीं रह गया था। अब गांधी जी रचनात्मक ढंग से अंग्रेज़ों का मुकाबला करना चाहता था, तब उन्होंने आह्वान किया व्यक्तिगत सत्याग्रह का। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक हम कहें तो गांधी जी का यह सुनियोजित योजना था, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसके पहले कर चुके थे। साथ ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी देख चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को इस बात का एहसास जरूर हो चुका था कि भीड़ से आंदोलन में मजबूती नहीं मिलता है। आंदोलन में वैसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो बिल्कुल समर्पित हो और साहस हो उसमें सहने की, साहस हो कुछ कर गुजरने की, वैसे व्यक्ति की खोज की आवश्यकता है। वैसे कम लोग भी रहेंगे तो आंदोलन ज़्यादा सफल होगा। इसलिए गांधी जी का एक अनुपम प्रयोग था सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी अब व्यक्ति विशेष को चुनेंगे कि यही व्यक्ति सत्याग्रह पर बैठेंगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर भीड़ में सत्याग्रह होगा तो कोई न कोई इक्का दुक्का व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कभी हिंसा कर देंगे, तब गांधी जी की विचारधारा धूमिल हो जाती है और सत्याग्रह कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस बार गांधी जी ने सोची समझी रणनीति के तहत ये तय किए कि इस बार हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे जो सफलता को निश्चित रूप से दिलाएगी। अभी देखेंगे तो इसकी हम पढ़ें। अगस्त प्रस्ताव से नाखुश गांधी जी ने पुनः जन संघर्ष हेतु व्यापक रणनीति बनाई, जिसमें गांधी जी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अंग्रेजी नीति के खिलाफ वो हिंसात्मक तरीके से भाषण देकर के उनको गिरफ्तारी देने की बात थी। जैसा हमने बताया कि वही व्यक्ति आएंगे जो व्यक्ति क्या होंगे, सहनशील होंगे, कर्मठ होंगे और बुद्धिमान होंगे और समर्पित होंगे। अब गांधी जी चुनेंगे। इस प्रकार यह सत्याग्रह सीमित सत्याग्रह था। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि गांधी जी की कौन सी सत्याग्रह एक सीमित सत्याग्रह थी। तो सीमित सत्याग्रह का मतलब ये हुआ कि पूरा जनमानस के लिए ओपन नहीं था, कोई खास व्यक्ति ही गांधी जी की आह्वान पर गिरफ्तारी देंगे और भाषण देंगे। ठीक है, तो ये सीमित सत्याग्रह था। नेक्स्ट, इस सत्याग्रह का यदि हम लक्ष्य को देखें तो लक्ष्य में बेसिकली क्या है, राष्ट्रवादियों के धैर्य को सरकार दुर्बलता ना समझे, इस बात को हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर अंग्रेज इस बात को समझते हैं कि हम जो धैर्य रख रहे हैं, धैर्य से काम ले रहे हैं, तो अंग्रेजी सरकार यह नहीं समझे कि हमारा जो धैर्य है इसके वजह से हम कमज़ोर हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यह व्यक्त करना कि लोग युद्ध के पक्ष में नहीं है, साम्राज्यवादी शासन व नाजी में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, मेरा लक्ष्य यहाँ पे ये है, गांधी जी का ये लक्ष्य है लोगों को समझाने के लिए कि देखिए कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना, जर्मनी का यूरोप में एक ऐसे माहौल को जन्म देना जिससे संघर्ष की भावना जन्म लिया, और जर्मनी में जो हिटलर का उत्कर्ष हुआ, जितना हिटलर का उत्कर्ष मेरे लिए घातक है उतना ही अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी शक्ति भी मेरे लिए घातक है। इसीलिए गांधी जी ये बात बता देना चाहते थे पूरे भारतवासी को कि यदि नाजी मेरे लिए खतरे की घंटी है तो अंग्रेज़ भी मेरे लिए खतरे की घंटी है, इसलिए अंग्रेज़ को भी भारत में नहीं रहने की ज़रूरत है। ये बात पहुंचाने की ज़रूरत थी लोगों तक, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। सरकार को एक और मौका कि कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करे। इस सत्याग्रह का एक और लक्ष्य था कि सरकार जो है ना इस बात को समझे और इसको मौका के रूप में इसको तलाशे, व्यक्तिगत सत्याग्रह को, कि हम जो काम कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में जो हम खड़ा हो रहे हैं ये हमारी मजबूरी है, इसलिए
कि हमारे हक हमसे छीने जा रहे हैं, इसलिए सरकार के पास ये अवसर है कि वो अपनी गलती को सुधारे और हमारा हक वो सही तरीके से दे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को यह संदेश गांवों में फैलाएंगे कि दिल्ली को ओर मार्च करने का प्रयास करेंगे, अतः आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन है। ये एक पॉइंट से जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, गांधी जी ने आह्वान किया कि जो लोग होंगे, गांव घर के जो लोग होंगे वो किधर चलेंगे, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम हम कह सकते हैं कि दिल्ली चलो आंदोलन था। तो गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गांधी जी के आह्वान पे जो पहला सत्याग्रही हुए उनका नाम था विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में उन्होंने पहली सत्याग्रही के रूप में स्वीकार किया। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू है और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त है। बीपीएससी ने यहाँ से तीनों से प्रश्न पूछ चुके हैं, तीनों सत्याग्रही से प्रश्न पूछेंगे आपको, इसीलिए तीनों सत्याग्रही का नाम यहाँ पे लिखा गया है और आप लोग इसको याद रखें। पहला सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, पहला सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। मई 1941 ईस्वी तक लगभग 25,000 सत्याग्रही को सविनय अवज्ञा हेतु दंडित किया जा चुका था। दिसंबर 1941 ईस्वी को कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया। अब देखिए, इस सत्याग्रह आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार पूरी ताकत झोंकी। बड़े पैमाने पर सत्याग्रहियों को जेल भेजा गया, लेकिन जो वैश्विक परिस्थितियां बन रहा था वो अंग्रेज़ों के पक्ष में नहीं था। एक तो पहली बात यह थी कि भारत अब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ देने से रहा था। दूसरी बात, अमेरिका जैसे देश, चीन जैसे देश और फ्रांस जैसे देश, रूस जैसे देश अब ये कतई नहीं चाहते थे कि भारत पर अंग्रेज इस प्रकार से शासन करे जिससे कि भारतीय रुष्ट हो जाए और द्वितीय विश्व युद्ध में उनको साथ न दे। क्योंकि अमेरिका, रूस, फ्रांस ये सब मित्र राष्ट्र के हिस्सा था और मित्र राष्ट्र के लिए अगर भारत काम नहीं करता तो अगर अंतिम रूप से देखा जाए तो ये सबके लिए हानि था। अतः अमेरिका ने, चीन ने और अन्य देशों ने इंग्लैंड पर दबाव बनाया कि आप भारतीयों के साथ अच्छे से पेश आएं और भारतीयों को अपने साथ में लेकर के, भारतीयों को कॉन्फिडेंस में लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध में उतरें। तो ये वैश्विक परिस्थितियां थी जिसके वजह से अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और यही वजह था कि अंग्रेज़ों ने दिसंबर 1941 ईस्वी में कांग्रेसी नेताओं को रिहा किया और उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया कि भारतीयों को अपने पक्ष में लें और यही प्रयास जो था क्रिप्स मिशन कहलाया। ये प्रयास क्या कहलाया? क्रिप्स मिशन कहलाया। तो लेट अस अंडरस्टैंड क्रिप्स मिशन 2। क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि क्या? तो क्रिप्स मिशन की जो पृष्ठभूमि है वो यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी प्रकोप बढ़ रहा था। नाजी प्रकोप मतलब जर्मनी की सेना ताकतवर हो रही थी और हिटलर का उत्कर्ष हो रहा था। बड़े पैमाने पर जन और धन का विनाश हो रहा था, तो वो नाजी प्रकोप बढ़ रहा था। दूसरी बात, एशिया में जापान विध्वंसक बन चुका था। एशिया में तो जापान को एशिया का पीत आतंक इसको कहने लगा। एशिया का पीत आतंक बन गया था। एशिया का क्या बन गया था? पीत आतंक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया का पीत आतंक किसे कहा जाता है, तो उस समय जापान वही स्थिति प्राप्त कर लिया था कि बड़ी से बड़ी शक्ति को जापान हरा सकता था और जापान धुरी राष्ट्र के साथ लड़ रहा था, अर्थात ये जर्मनी के साथ में था। तो यूरोप में जर्मनी और एशिया में जापान, हम ये कह सकते हैं कि दोनों ने विनाश का तांडव रच दिया था और यह स्थिति इसलिए भयावह था कि जापान जो है भारत के तरफ भी आगे बढ़ चुका था, भारत के काफ़ी नज़दीक पहुंचा था।
सिंगापुर का पतन हो चुका था, ठीक है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो जब हम अगला आपको हम पढ़ाएंगे आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार को आप समझेंगे तो इसी जापान के और इसी जापान के कारनामों को उस समय हम समझेंगे कि कैसे हम सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अंडमान निकोबार जीता और इसका नाम स्वराज और शहीद द्वीप रखे। तो ये सब बात इंटरेस्टिंग होगा। और चूंकि इसीलिए क्योंकि जापान बहुत शक्तिशाली हो चुका है, जापान जर्मनी के साथ लड़ रहा है, और अब हम इसको सीधा बात करें तो जापान उलट है। जापान किसके साथ लड़ रहा है? ब्रिटेन के साथ लड़ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड जर्मनी का दुश्मन और जर्मनी का जापान दोस्त है। तो अब बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भारत में जापान का खतरा मंडरा रहा था। जापान का खतरा क्यों मंडराएगा? जापान और भारत से किसी प्रकार का दुश्मनी नहीं था, भारतीयों से दुश्मनी नहीं था, लेकिन भारत में जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, उससे दुश्मनी था, इसलिए भारत पर खतरा मंडरा रहा था। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 8 मार्च 1942 ईस्वी को देखिए जापान ने क्या कर दिया। 8 मार्च 1942 ईस्वी को रंगून तथा 23 मार्च 1942 ईस्वी को अंडमान का पतन हो गया था। किसके हाथों? जापान के हाथों। इसलिए जापान एक पीत आतंक के रूप में कार्य कर रहा था। अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जाए। अंग्रेज़ हर मोर्चे पर हार रहे थे। अंग्रेज़ों को एहसास था कि सद्भावनापूर्ण कदम उठा करके ही अब भारतीय जनता को पक्ष में लाया जा सकता है, क्योंकि अब जापान उधर से आ जाएगा। पहले से यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय लोग बैठा हुआ है, भारतीय लोग अंग्रेज़ों के पक्ष में नहीं है। दूसरा, जापान की सेना अगर भारत में प्रवेश कर जाती है तो अंग्रेज़ को कौन बचाएगा? इसलिए अब अंग्रेज़ों के मन में ये बात आया कि अब अंग्रेज़ ये देखने लगा, सोचने लगा, समझने लगा कि अगर भारतीयों से अगर सहायता चाहिए तो एक ही उपाय है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, सद्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाए, तभी काम होगा। अतः और दूसरी तरफ क्या था? दूसरी ओर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन भारत के मुद्दे पर ब्रिटेन पर प्रभाव क्या डाल रहा था? दबाव डाल रहा था, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। क्यों ऑस्ट्रेलिया, क्यों अमेरिका और क्यों चीन ब्रिटेन पर दबाव डाल रहा था? इसका सीधा वजह यही था कि अमेरिका इंग्लैंड के साथ मिल करके मित्र राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहा था। अगर भारतीय इंग्लैंड की सहायता नहीं करेगा तो आप मोटा मोटी ये भी तो समझिए कि अमेरिका के लिए भी कहीं न कहीं क्षति था। तो अमेरिका तो चाहेगा कि जितना शक्ति उसके साथ जुड़ के काम करे उतना उसके लिए बेहतर होगा। इसीलिए इंग्लैंड पर वो दबाव दे रहा था कि कम से कम भारतीय को अपने साथ में लो, ठीक है। तो इंग्लैंड पर ऐसा दबाव पड़ा हुआ था। चलिए, यही वजह था कि अंग्रेज़ों ने एक एकल समिति की, क्रिप्स मिशन की स्थापना की। आप देखेंगे अभी तक जितने मिशन, जितने प्रस्ताव भारत में आए, जितने कमीशन भारत में आए भारतीयों के लिए, वो लंबा वक्त लेता था, बहुत समय लेता था, लेंदी होता था। लेकिन आप क्रिप्स मिशन के डेट को आप देखेंगे तो महसूस हो जाएगा अंग्रेज़ों को अब भारतीयों का कितना ज़रूरत था। भारतीय अब उसके लिए बहुत ज़रूरत का विषय बन गया था। इसीलिए जो क्रिप्स मिशन आया बहुत तेज़ी से बना और बहुत तेज़ी से भारत में आया और बहुत तेज़ी से रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। मैं पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में कह सकता हूं कि क्रिप्स मिशन जो था ये सबसे तेज़ गति से ये गठित हुआ, सबसे तेज़ गति से इसका रिपोर्ट बना और सबसे तेज़ गति से रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। आप देखिए डेट 11 मार्च। अभी बात है कि क्रिप्स मिशन बन रहा है लंदन में बना है। 11 मार्च 1942 ईस्वी को गठित हो गया। अब भारत आने में मात्र देख लीजिए 12 दिन में भारत पहुंच गया है। 23 मार्च, इसका सारा डेटा याद रखिएगा। 11 मार्च को गठन हुआ है, 23 मार्च को भारत आ गया है और मात्र आने के 7 दिन बाद अपना रिपोर्ट 30 मार्च 1942 को सौंप देता है। आप समझिए कि अंग्रेज़ों को भारतीयों के लिए कितनी ज़रूरत का विषय भारतीय बन गया था अंग्रेज़ों के लिए। इतनी जल्दी रिपोर्ट का कारण जापानी भय एवं अन्य देशों का दबाव था, जो मैंने पहले ही बताया। ऐसा इसलिए कर रहे थे कि जितना जल्दी भारतीय अंग्रेज़ों के पक्ष में आ जाएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जापान कब भारत पर चढ़ जाएगा ये उनको भी पता नहीं था। और दूसरी बात, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसा देश इंग्लैंड पर दबाव डाल रहा था कि किसी भी हालत में भारतीयों को अपने पक्ष में लो।
और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है क्रिप्स मिशन की, क्रिप्स मिशन में एक ही व्यक्ति थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। उन्होंने ही ये मसौदा बनाया और मसौदा को प्रस्तुत किया, इसलिए इसको हम कहते हैं एकल समिति था। ये क्या था? एकल समिति था। आइए अब हम देखेंगे क्रिप्स मिशन के रिपोर्ट में क्या था। सबसे पहली बात, रिपोर्ट में प्रावधान जो किया, क्रिप्स जो था लेबर पार्टी का सदस्य था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो समर्थक था। रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा? युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति होगा। अगस्त ऑफर में भी यही बात थी, डोमिनियन स्टेट, और आप लोग समझ गए होंगे डोमिनियन स्टेट अब भारतीयों को नहीं चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, जिसकी डिमांड भारतीयों द्वारा किया गया था। और अभी भी ये बात कर रहे हैं डोमिनियन स्टेट का। संविधान निर्मात्री निकाय का गठन होगा जो प्रांतीय विधायकों द्वारा चुनी जाएगी। चलिए एक अलग बात था। प्रांतों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, कुछ हद तक इसको भी सही मान लिया जाए, लेकिन ऊपर वाला जो डोमिनियन स्टेट है इस पर तो कांग्रेस कभी भी राजी नहीं होगा। और देख लीजिए क्या है इसमें, भारत चाहे तो राष्ट्रकूल से अलग हो सकता है। चलिए ठीक है, रियासतों के संबंध में विशेष प्रावधान कर दिए गए। नए संविधान का निर्माण होने तक ब्रिटिश सरकार पर भारत की रक्षा का दायित्व होगा। अच्छा, ये सब तो प्रावधान उन्होंने क्रिप्स मिशन ने कर दिया। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का स्पष्ट आश्वासन यहाँ नहीं मिला। यहाँ पे भी वही बात हुआ, मुस्लिम लीग तो अब कमिटेड हो चुका था, किसी भी सूरत में उसको पाकिस्तान चाहिए था। क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने जिस प्रकार से बात लिपापोती वाला बात जो पहले अंग्रेज करते थे वही बात इसमें भी किया गया। किसी भी प्रकार के विशेष स्थिति को उत्पन्न नहीं किया गया और कोई ऐसा विशेष प्रावधान भारतीयों के लिए नहीं किया गया जिससे भारतीय क्रिप्स मिशन को स्वीकार करता। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान के नाम पर ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको पाकिस्तान नहीं मिला, और कांग्रेस तो पहले ही टोटल इंडिपेंडेंस का मांग कर रहे हैं, तो ये डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इस पर ये कांग्रेस भी इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे नेता थे हमारे पास, एम.एन. राय, घोष, इस योजना को सकारात्मक बनाया। ठीक है, और इस योजना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। कांग्रेस को जब ये योजना प्रस्तुत किया गया तो कांग्रेस जब इसका एनालिसिस किया, जब कांग्रेस इसका विश्लेषण किया तो लगा कि इस योजना के तहत कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा, जो कि कांग्रेस नहीं चाहता था। इसलिए कांग्रेस के मन में ये ठीक नहीं था। महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा, इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है। ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। ये टर्म याद रखिएगा, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है क्रिप्स मिशन को? तो गांधी जी ने कहा। और जवाहरलाल नेहरू इससे एक कदम और बढ़ा और उन्होंने कहा पोस्ट डेटेड चेक ऑफ इंसॉल्वेंट बैंक। ये पोस्ट डेटेड चेक तो ये है, लेकिन किसका है? दिवालिया हुआ बैंक का है। इसलिए इस प्रकार से हम कहें कि कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग के साथ साथ क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया और स्वीकार कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोग ये देखें कि अगस्त ऑफर का ज़रूरत किस लिए था? द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा इसलिए था। अगस्त ऑफर से हम भारतीयों को अंग्रेज़ों ने मनाने का कोशिश किया, लेकिन उसके प्रावधान भारतीयों को सूट नहीं किया, हमने रिजेक्ट किया। गांधी जी ने अगस्त ऑफर के अगेंस्ट में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि एक सीमित सत्याग्रह था, जो दिल्ली आंदोलन के नाम से जाना गया, ये खास प्रभाव डाला। हाँ, ये बात सही है कि अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखा और इस आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी पार्टी के बढ़ते प्रभाव और जापान का एशिया में पीत आतंक के रूप में जन्म लेना अंग्रेज़ों को फिर से झुकाया और कांग्रेस के सारे नेताओं को रिहा करने के लिए मजबूर किया। और अब फिर से एक बार अंग्रेज भारतीयों को मनाने की कोशिश किया, और वह मनाने का जो तरीका था वो था क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन जो कि एकल सदस्यीय मिशन था, जिसने प्रावधान जो भारतीयों के लिए रखा, वो प्रावधान न तो मुस्लिम लीग को सूट किया और न ही कांग्रेस को सूट किया। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हुए। आगे की कहानी हम लोग
फिर इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो में पढ़ेंगे। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।